इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि 1970 से लेकर अब तक म्यूचुअल फंड की ग्रोथ इंडिया में कितने तेजी से हो रही है। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। और फिर जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तो सवाल आता है कि एक्टिव फंड्स की तरफ जाएं या फिर पैसिव फंड्स की तरफ। इन दोनों को हम डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन आपको एक और रिपोर्ट बताता हूँ जो ये दिखा रही है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में शुरुआत में एक्टिव फंड का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा था और पैसिव फंड्स का कम। लेकिन धीरे धीरे ये पिक्चर चेंज हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे पैसिव फंड्स तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो ब्लैक लाइन है वो एक्टिव फंड है और जो ऑरेंज लाइन है वो पैसिव फंड है। हालांकि ये यूएस की फिगर है, लेकिन इंडिया में भी आप देखोगे तो इंडिया में भी पैसिव फंड्स काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के सामने एक सवाल हमेशा रहता है और वो ये कि क्या मुझे एक्टिव फंड चुनने चाहिए या फिर पैसिव फंड्स। और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज हम पैसिव फंड और एक्टिव फंड के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ये एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं और इन्हें एनालाइज कैसे करना है। एक्चुअली जब एक्टिव फंड बनाया गया तो उसका जो टारगेट ऑडियंस था वो अलग था और पैसिव फंड जब लाए गए तो उनका टारगेट ऑडियंस अलग था। तो वीडियो के एंड तक आप ये भी समझ जाओगे कि आप किस ऑडियंस कैटेगरी में आते हो और आपको एक्टिव फंड सूट करता है या फिर पैसिव फंड। जिन लोगों को एक्टिव फंड और पैसिव फंड क्या होते हैं ये पता नहीं है, उनके लिए पहले बता देता हूँ। पैसिव फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर को एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता। यानी यहाँ पर इंडेक्स में जो कंपनीज हैं उन्हीं कंपनीज में उस वेटेज के अनुसार इन्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का 10.36% वेटेज है, HDFC बैंक का 9.79% वेटेज है और इन्फोसिस का 7.66% वेटेज है और इसी अनुसार बाकी कंपनीज का भी अलग अलग वेटेज है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या करेगा कि 100 रुपये में से 10.36 रुपीज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेगा, 9.79 रुपीज़ HDFC बैंक में, 7.66 रुपीज़ इन्फोसिस में और इसी तरह उनके वेटेज के अनुसार बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। इससे होगा क्या कि निफ्टी 50 की जो परफॉर्मेंस है वही परफॉर्मेंस निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड रिप्लिकेट करेगा, यानी सिंपली मिरर या कॉपी करेगा। तो इस तरह इंडेक्स फंड आपको इंडेक्स जितना रिटर्न देता है उतने रिटर्न दे देता है। इंडिया में जनरली सेंसेक्स का इंडेक्स फंड और निफ्टी का इंडेक्स फंड काफ़ी पॉपुलर है। अब बात करते हैं एक्टिव फंड्स के बारे में। तो जहाँ तक एक्टिव फंड्स की बात है तो यहाँ पर फंड मैनेजर को एक्टिवली काम करना पड़ता है। देखो, पैसिव फंड और एक्टिव फंड इनका जो कैटेगराइजेशन है वो इसके अनुसार किया गया है कि फंड मैनेजर एक्टिवली उसे मैनेज कर रहा है या फिर पैसिवली। पैसिवली मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली इंडेक्स को कॉपी करो। और एक्टिवली मतलब हर एक कंपनी को एनालिसिस करके अपना रिसर्च करके चुनो। तो हर एक एक्टिव फंड का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है और उस एक्टिव फंड का ये टारगेट होता है कि उसको उस बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर रिटर्न्स कमा कर देने हैं। हालांकि हर एक एक्टिव फंड का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। किसी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न्स लेने की कोशिश करना, किसी का ये होता है कि बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करके स्टेबल रिटर्न इन्वेस्टर को देना। तो हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको ज़रूर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए। एक्टिव और पैसिव फंड के बीच मेनली 3 डिफरेंसेस होते हैं। पहला होता है एक्सपेंस रेशो। एक्टिव फंड्स का जो एक्सपेंस रेशो वो ज़्यादा होता है, वही पैसिव फंड्स का एक्सपेंस रेशो कम होता है। अब सवाल आता है कि एक्सपेंस रेशो क्या होता है। एक्सपेंस रेशो का मतलब है कि वो जो फंड आपका पैसा मैनेज कर रहा है वो मैनेज करने के बदले में वो फंड आपसे कुछ फीस चार्ज करेगा। साथ ही अपना फंड चलाने के लिए उनकी कुछ मार्केटिंग कॉस्ट, कुछ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट रहेगी। तो वो सारे चार्जेस मिलाकर आपसे कुछ फीस वो चार्ज करते हैं, जिसे हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। तो किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशो अगर 1% है तो उसका मतलब ये है कि अगर आप 1 लाख रुपए उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका 1% यानी 1000 रुपीज़ वो म्यूचुअल फंड आपसे चार्ज करेगा। तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि एक्सपेंस रेशो कितना है। अगर एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं या फिर नहीं। तो एक्टिव फंड की बात की जाए तो एक्टिव फंड में एक्टिवली म्यूचुअल फंड मैनेजर फंड मैनेज करते हैं और इसीलिए यहाँ पर एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है। सेबी के रेगुलेशंस के अनुसार एक्टिव फंड्स के लिए मैक्सिमम एक्सपेंस रेशो 2.25% होता है और वही इंडेक्स फंड के लिए मैक्सिमम एक्सपेंस रेशो 1% हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज पैसिव फंड्स का एक्सपेंस रेशो 0.31% है। वही एक्टिव फंड्स का एवरेज एक्सपेंस रेशो 1% के करीब आता है। कुछ 40-50 साल पहले वैंगार्ड इस कंपनी ने इंडेक्स फंड की शुरुआत की। उनका मेन उद्देश्य यही था कि इंडेक्स फंड के जरिए लोगों को कम एक्सपेंस रेशो लगेगा और अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी भी मिलेगी। तो उन्होंने अलग अलग इंडाइसेस के इंडेक्स फंड्स बनाए और फिर लोग धीरे धीरे उनमें इन्वेस्ट करने लगे। और जैसा कि हमने पहले देखा कि यूएस में बहुत तेजी से लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया की भी बात करते तो इंडिया में भी वैसा ही हो रहा है। इंडेक्स फंड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड में जितने भी इन्वेस्टमेंट हो रही है 2019 में उस इन्वेस्टमेंट का 16% पैसा सिर्फ इंडेक्स फंड और ETFs में इन्वेस्ट किया गया था, जबकि ये शेयर साल 2015 में सिर्फ 3% पर था।
शुरुआती टाइम में इंडिया में म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट टॉप 30 सिटीज़ से होती थी, लेकिन आज टीयर 2, टीयर 3 और बाकी सिटीज़ से भी म्यूचुअल फंड में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। और रिसेंटली धीरे धीरे फाइनेंशियल अवेयरनेस के बढ़ने से और म्यूचुअल फंड सही है के कैंपेन से भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा मिला है और इससे लोगों की SIPs काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले 5 साल में ही SIPs कितनी तेज़ी से बढ़ी है और वो क्यों बढ़ी है, इसका रीज़न हमें अगले पॉइंट में मिलेगा। मेनली पैसिव फंड्स उनके लिए आइडियल है जिनको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा जानकारी नहीं है और स्टेबल रिटर्न्स जिन्हें चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे कि जिन्हें स्टेबल रिटर्न्स चाहिए लेकिन म्यूचुअल फंड की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए पैसिव फंड्स आइडियल होते हैं। इवन मिस्टर वॉरेन बफेट भी लोगों को पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। वही एक्टिव फंड की बात करते हैं तो एक्टिव फंड में मैनेजर का एक्टिव रोल होता है, इसलिए इन्वेस्टर को यह भी ध्यान में रखना होता है कि वो फंड मैनेजर कैसा है, उसका एक्सपर्टीज कैसा है, उसका अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। बिकॉज अल्टीमेटली आपका पैसा वो फंड मैनेजर खुद मैनेज कर रहा है और उसके डिसीजन के बेसिस पर ही आपका पैसा बनेगा। अब बात करते हैं कि पैसिव फंड और एक्टिव फंड्स को कैसे एनालाइज करना है और दोनों के क्या क्या प्रोज और कॉन्स हैं। शुरुआत करेंगे इंडेक्स फंड से। जब इंडेक्स फंड को चुनने की बारी आती है तब 2 चीज़ें आपको देखनी है। पहली है उस इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर और दूसरा है उस इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशो। दोनों भी जितने कम उतना बेहतर। अब जैसे कि हमने देखा कि एक्सपेंस रेशो कम होना बेहतर ही है, बट साथ में आपको ये भी देखना है कि उस इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर कम है या नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान का एक्सपेंस रेशो बहुत कम है, यानी 0.15% है, लेकिन उसका ट्रैकिंग एरर कंपेरेटिवली ज़्यादा है, यानी 0.46% है। तो अगर एक्सपेंस रेशो बहुत कम है और ट्रैकिंग एरर ज़्यादा है तो उस बात का कोई मतलब नहीं बनता है। तो दोनों भी चीज़ों पर आपको एक साथ ध्यान देना है कि उसका एक्सपेंस रेशो भी कम होना चाहिए, उसका ट्रैकिंग एरर भी कम होना चाहिए। तो जहाँ तक पैसिव फंड्स के प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं तो पहला फायदा पैसिव फंड का ये है कि एक्सपेंस रेशो यहाँ पर आपको बहुत कम लगता है। इंडिया में मेनली निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स फंड पॉपुलर है। मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो सिंपली आप निफ्टी या सेंसेक्स के इंडेक्स फंड को लार्ज कैप फंड के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो उसके लिए भी कुछ डेटा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले 3 साल में लार्ज कैप पैसिव फंड ने यानी लार्ज कैप इंडेक्स फंड ने 13.88% रिटर्न दिया है, वही लार्ज कैप एक्टिव फंड ने 13.84% रिटर्न दिया है। यानी यहाँ पर पैसिव फंड का रिटर्न थोड़ा एक्टिव फंड से बेहतर रहा है। अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो लार्ज कैप पैसिव फंड ने 14.92% रिटर्न दिया है, वही लार्ज कैप एक्टिव फंड ने 14.57% रिटर्न दिया है। यानी इंडेक्स फंड ने स्लाइटली एक्टिव फंड से बेहतर रिटर्न दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे लार्ज कैप फंड्स ने इंडेक्स फंड से बेहतर परफॉर्म नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कुछ फंड्स हैं जिन्होंने इंडेक्स फंड से बेहतर परफॉर्म किया है। तो अगेन एक्टिवली चुनना है तो आपके पास एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। अगर एनालिटिकल स्किल नहीं है तो सिंपली आप पैसिव फंड की तरफ जा सकते हो, जहां पर ज़्यादा आपको एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही एक्सपेंस रेशो भी आपको बहुत कम लगता है। पैसिव फंड का दूसरा फायदा यह है कि फंड चुनना बहुत आसान है, आपको ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 ही चीज़ें आपको देखनी है, ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशो। और इसके बारे में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके ज़रिए आपको बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर इंडेक्स फंड इंडिया में लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर इसके कॉन्स की बात करते हैं तो मेन प्रॉब्लम इंडेक्स फंड के साथ ये है कि इंडिया में ज़्यादातर अलग अलग इंडेक्स फंड्स नहीं हैं। मेनली सेंसेक्स और निफ्टी का ही है, बाकी इवॉल्व होना बाकी है। तो धीरे धीरे आशा करते हैं कि ये फील्ड इवॉल्व होती चली जाएगी। इंडिया में हालांकि इंडेक्स फंड बहुत लेट शुरू हुआ है। यूएस की बात करते तो 1960-70 से शुरुआत हो गई है। वैनगार्ड ने इंडेक्स फंड को काफ़ी अग्रेसिवली प्रमोट भी किया है। इंडिया की अगर बात करें तो 1993 तक तो इंडिया में सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी थी। फिर 1993 से प्राइवेट कंपनीज ने म्यूचुअल फंड सेक्टर में एंटर करना शुरू किया और बस पिछले 12-15 सालों पहले ही इंडिया में इंडेक्स फंड की शुरुआत हुई है और इसलिए धीरे धीरे इस चीज़ को इवॉल्व होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। पैसिव फंड का दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ये आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न्स नहीं दे सकते। फिलहाल यहाँ पर मेनली सेंसेक्स और निफ्टी के ही फंड है जो कि लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप कंपनीज मतलब ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी कंपनीज, जिन्होंने पिछले 25 साल में हिस्टोरिकली आपको 13% के अराउंड रिटर्न्स दिए हैं। और ये वो कंपनीज होती है जो ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है, तो और तेज़ी से ग्रो होना इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। जब बात आती है पैसिव फंड की तो यहाँ पर आपको नावी म्यूचुअल फंड हेल्प कर सकते हैं, जो कि आज के इस वीडियो के प्रायोजक हैं। नावी म्यूचुअल फंड के नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का NFO फिलहाल चल रहा है और 12 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो इंडस्ट्री में सबसे कम है, यानी 0.06% है।
तो जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन तक किसी भी इंडेक्स फंड ने इतना कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज नहीं किया है। नावी को फ्लिपकार्ट के को फाउंडर और एक्स चेयरमैन मिस्टर सचिन बंसल ने शुरू किया है। नावी अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के साथ आई है जो पर्सनल लोन्स, हाउसिंग लोन्स, 2 व्हीलर लोन, SME बिजनेस लोन और जनरल इंश्योरेंस का भी बिजनेस कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप नावी के इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस पैसिव फंड के जरिए आप बड़ी आसानी से इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाओगे। इस NFO में इन्वेस्ट करने के लिए आप IND मनी ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में डिटेल जानकारी हासिल कर सकते हो। अब बात करते हैं एक्टिव फंड्स के बारे में कि एक्टिव फंड को एनालाइज कैसे करना है और उसके प्रोज और कॉन्स क्या है। एक्टिव फंड्स में सबसे पहले आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर स्कीम का म्यूचुअल फंड मैनेजर कौन है और आपको देखना पड़ेगा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। उस म्यूचुअल फंड मैनेजर ने पहले कौन कौन से स्कीम्स मैनेज की है, फिलहाल वो म्यूचुअल फंड मैनेजर कौन कौन से स्कीम्स मैनेज कर रहा है, ये आपको देखना होगा। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी पर आपका फोकस होना चाहिए। 1, 2, 3 साल कोई भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब भी बेहतर रिटर्न्स कोई भी दे सकता है, लेकिन जब मार्केट में डाउनफॉल चल रहा होता है तो वो कौन सा फंड मैनेजर है जिसने स्टेबल रिटर्न दिए हैं या फिर जहां पर लॉस काफ़ी कम रहा है। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। सिंपली आप गूगल करके भी उस फंड मैनेजर के बारे में लगभग सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो और मेरे हिसाब से आपको इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर आप एक्टिवली किसी म्यूचुअल फंड को चुनने की प्लानिंग कर रहे हो। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम का एक बेंचमार्क होता है, वो कोई पर्टिकुलर इंडेक्स होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो क्या उसने कंसिस्टेंटली उस बेंचमार्क को बीट किया है या फिर नहीं। देखो, ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई फंड मैनेजर आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स कमा कर दे रहा है और उसके लिए ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो भी दे रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रिटर्न्स कुछ एवरेज आ रहे हैं, उल्टा इंडेक्स फंड को बीट भी नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है तो वो गलत इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस और एक्सपेंस रेशियो दोनों को आपको साथ में देखना होगा। और एक्टिव फंड में आप फंड के ऑब्जेक्टिव को भी देख लो कि उनका एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपकी ज़्यादा रिस्क लेने की इच्छा नहीं है और आप किसी ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका ऑब्जेक्टिव क्लियरली ये बताता है कि हम ज़्यादा रिटर्न्स देने के लिए ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो वो स्कीम आपके लिए आइडियल नहीं होगी। तो ये पॉइंट भी आप ज़रूर ध्यान में रखिए। तो अगर प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं तो एक्टिव फंड का सबसे बेहतरीन फायदा ये है कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर आप सही से म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हो। तो एनालिसिस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालिसिस कर पाओगे तो गो फॉर एक्टिव फंड्स, नहीं तो पैसिव फंड, एज सिंपल एज दिस। अगर कॉन्स की बात करते हैं तो कई बार एक्टिव फंड्स में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो परफॉर्मेंस अगर सही है तो ठीक है, परफॉर्मेंस एवरेज या डाउन है तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कहीं मैं ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो तो पे नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, एक्टिव फंड में कई बार रिस्क भी शामिल होती है, तो रिस्क को भी आप समझिए और सही तरीके से एफर्ट लगा के सही फंड मैनेजर भी चुनिए। तो आखिर में सवाल यही आता है कि मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्टिव फंड में या फिर पैसिव फंड में। अगर ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है, बस कंपाउंडिंग तरीके से पैसा कमाना है तो इंडेक्स फंड आइडियल है। 12 से 13% का रिटर्न यहाँ तक मिला है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर आज भी अगर आपको भरोसा है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। मुझे तो कॉन्फिडेंटली लगता है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो जारी रहेगी और यहाँ से आगे भी इंडेक्स फंड अच्छे तरीके से ही परफॉर्म करते रहेंगे। हाँ, यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स की आपको आशा नहीं रखनी चाहिए। स्टेबल रिटर्न्स यहाँ पर जरूर मिलते हैं लॉन्ग टर्म में, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न आपको लकीली कभी मिल सकते हैं। पिछले 1 साल में स्टॉक मार्केट ने 55% का रिटर्न दिया है। सेंसेक्स निफ्टी ने 55% के करीब रिटर्न दिया है, लेकिन इस तरह के रिटर्न्स आपको एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए इंडेक्स फंड से। सो ऐसे जो इंस्टेंसेस है वो रेयरली होते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो एक्सपेक्टेशन उन्हें बढ़ा चढ़ा के मत रखिए। 12 to 13% इज द एवरेज रिटर्न्स जो इंडेक्स फंड ने अभी तक दिया है, तो उसी तरह के एक्सपेक्टेशंस रख के आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो एनालिसिस कीजिए और एक्टिव फंड की तरफ जाइए। और मेरे हिसाब से हर किसी को एटलीस्ट एक इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको पोर्टफोलियो स्टेबल करने का काम करता है। क्योंकि कई बार मार्केट में कई ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया के जो टॉप इंडाइसेस हैं वो कंटिन्यूअसली बीट करते रहते हैं। यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी की जर्नी आप देख सकते हो कि पिछले 25 सालों में कितना कंसिस्टेंटली इन्होंने परफॉर्म किया है। हाँ, बीच में 1-2 साल फ्लक्चुएशन आ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर आपको बिल्कुल मिलेगी। और हाँ, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट to market risk. Please read all scheme related documents carefully. Thank you so much for watching this video.